हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिज़ाइन स्पीड और डिज़ाइन व्हीकल के बारे में पढ़ लिया था। डिज़ाइन व्हीकल और डिज़ाइन स्पीड। स्टार्ट करते हैं हम हॉरिजॉन्टल कर्व से। तो हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होते हैं आपको पता ही है। दो डायरेक्शन के जो रोड्स हैं उनको जोड़ने के लिए हमें बीच में कर्व प्रोवाइड करना पड़ता है, ऐसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। अगर हम उसको प्लान व्यू में देखें, प्लान व्यू मतलब ऊपर से देखें तो फॉर प्रॉपर डिजाइन ऑफ कर्व एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन व्हीकल टेकिंग ए हॉरिजॉन्टल कर्व इज नेसेसरी। कह रहा है कि ये जो कर्व है इसको डिज़ाइन करते समय हमको ये देखना पड़ता है कि कौन कौन से फोर्सेस गाड़ियों में लगते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं सबसे पहले कि जब कोई गाड़ी किसी कर्व पे चलती है तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो मान लीजिए ये कोई सड़क है जो कर्व्ड है, ठीक है, यानी किसी कर्व्ड सड़क पे कोई एक गाड़ी हमारी चल रही है। तो चलती हुई गाड़ी में एक फोर्स आपका लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हर बार मैं बोल रहा हूँ, जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। रेडियस जितना ज़्यादा होगा कर्व का, ये फोर्स आपका उतना कम होगा, और रेडियस जितना कम होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ज़्यादा एक्ट करेगा। तो पहला फोर्स आता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये गाड़ी खड़ी रहती तो इस पर ये P एक्ट ना करता। दूसरा फोर्स है आपका ये वेट W। अब ये जो W है ये दोनों टायर की वजह से सड़क पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि जो हमारी सड़क है उसके ऊपर सिर्फ दो टायर तो रखे हैं, पूरा वेट ये दो टायर संभाले हुए हैं। तो ये जो W है वो W/2 और W/2 करके टायर के थ्रू हमारी सड़क पे एक्ट कर रहा है, वेट ऑफ द व्हीकल। अब क्योंकि वेट ऑफ द व्हीकल सड़क पे एक्ट कर रहा है तो सड़क क्या करेगी, उस व्हीकल पर रिएक्शन फोर्स लगाएगी। ठीक है, और वो रिएक्शन होता है हमारा RA और RB। अगर ये गाड़ी खड़ी रहती तो ये RA और RB की वैल्यू क्या होती, W/2 और W/2। ठीक है, ये W/2 सिर्फ उस कंडीशन में रहता है अगर गाड़ी चल नहीं रही होती, सिर्फ खड़ी होती। जब गाड़ी चलती है तो ये हमारे रिएक्शन फोर्सेस बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं आगे देखेंगे। अच्छा, और कौन सा फोर्स लगता है इसमें, अभी के लिए सिर्फ इतना ही मानिए। ठीक है, अब देखिए, जब ये फोर्स P गाड़ी पे तब लग रहा है जब गाड़ी चल रही है। तो होता क्या है कि ये मान के देखिए कि एक गाड़ी आपकी ऐसे सपोज खड़ी है, ठीक है, और यहाँ से 4-5 लोग धक्का लगाते हैं। तो जब धक्का लगाते हैं तो दो कंडीशन होती है। पहली चीज़ कि गाड़ी अपने इस वाले टायर के अबाउट ओवरटर्न कर जाए। ठीक है, 4-5 लोग मिलकर एक गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं साइड से, तो दो कंडीशन है, या तो टायर के अबाउट ये हमारी गाड़ी ओवरटर्न कर जाए, और या अगर ये टायर और सड़क के बीच का फ्रिक्शन कम हो, तो अगर ये 4-5 लोग जो धक्का लगा रहे हैं गाड़ी को साइड से, तो गाड़ी क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी। ठीक है, तो गाड़ी में अगर कोई फोर्स P एक्ट करता है तो दो कंडीशन होती हैं, या तो गाड़ी ओवरटर्न कर जाएगी एक टायर के अबाउट, और या तो वो फिसल जाएगी। अब मान लीजिए पहला केस लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि गाड़ी और सड़क के बीच का फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, फ्रिक्शन तो एक्ट कर ही रहा है हमारी सड़क और टायर के बीच में। अगर ये फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा है तो ये P फोर्स उसको फिसला नहीं पाएगा। ठीक है, ये क्या कर पाएगा, सिर्फ इस गाड़ी को ओवरटर्न कर पाएगा। किसके अबाउट, इस B पॉइंट के अबाउट। अब जैसे जैसे हम ये P फोर्स बढ़ाते जाए, ठीक है, P फोर्स कैसे बढ़ता है, क्योंकि mv²/r होता है ना P फोर्स की वैल्यू। जैसे जैसे हमारी गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये P फोर्स हमारा बढ़ता जाएगा। और अगर P फोर्स इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि गाड़ी जस्ट ओवरटर्न करने वाली हो, यानी क्या हो जाएगा उस समय, ये जो हमारा टायर A है वो कांटेक्ट छोड़ देगा सड़क से। समझ गए कि गाड़ी एक तरफ टिल्ट होने की कोशिश करेगी कुछ ऐसे करके, यानी ये जस्ट यहाँ पर कांटेक्ट छोड़ देगी। और जिस समय इसने कांटेक्ट छोड़ा उस समय हम कहेंगे ये हमारे क्रिटिकल पोजीशन पे पहुंच चुकी है गाड़ी। वेलोसिटी हमने इतनी ज़्यादा कर दी कि फोर्स भी इतना ज़्यादा लगने लग गया कि गाड़ी एक तरफ से उठने लग गई, इसको हम कहेंगे क्रिटिकल पोजीशन। अच्छा, जिस समय गाड़ी उठ जाएगी उस समय क्या यहाँ पर कोई रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। जितना भी फोर्स है, अब ये जितना भी फोर्स है W, ये सिर्फ इस टायर के बलबूते ही सड़क पर एक्ट कर रहा है, और क्योंकि ये फोर्स एक्ट कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक रिएक्शन फोर्स आ जाएगा RB।
और वो हमारे W के बराबर हो जाएगा, क्योंकि और तो कोई कॉन्टैक्ट फोर्स है ही नहीं, कॉन्टैक्ट स्पेस है ही नहीं। तो ये हमारी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो हमारा पहला केस क्या है कि फोर्स P की वजह से गाड़ी ओवरटर्न कर रही है। चलिए ये सब जानने से पहले ये देख लेते हैं कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या होता है। एक टर्म होता है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, ठीक है। ये होता है हमारा P अपॉन W, जहाँ P होता है हमारा फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है और W होता है गाड़ी का वेट। अब जितना ज़्यादा P अपॉन W होगा उसका मतलब क्या है कि प्रेशर ज़्यादा लग रहा है और गाड़ी हल्की है, तभी तो P अपॉन W रेशियो ज़्यादा है। तो P अपॉन W जितना ज़्यादा होगा कंडीशन उतनी ज़्यादा अनस्टेबल होगी। P की वैल्यू होती है mv²/r और W हमारा वेट गाड़ी का होता है mg। m और m काट दिया तो P/W जो कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो टर्म है उसकी वैल्यू हो जाती है हमारी v²/rg के बराबर, ठीक है। अभी आप ये समझ लिए कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो v²/rg के बराबर भी होता है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है मैंने ऊपर बताया था, इसके दो इफेक्ट हैं। पहला कि टेंडेंसी टू ओवरटर्न द व्हीकल अबाउट आउटर व्हील्स एंड ए टेंडेंसी टू ट्रांसवर्स स्किडिंग। ट्रांसवर्स स्किडिंग का मतलब फोर्स लगने पर गाड़ी फिसल जाए। अब मान लीजिए कि ओवर टर्निंग मोमेंट है, मतलब गाड़ी और ओवर टर्निंग केस है। मान लीजिए कि हमारी सड़क और गाड़ी के बीच में फ्रिक्शन इतना ज़्यादा है कि गाड़ी फिसल नहीं सकती इस पी फोर्स के कारण, लेकिन फोर्स इतना ज़्यादा हो गया कि गाड़ी ओवरटर्न हो रही है। तो जिस समय गाड़ी ओवरटर्न होगी उस समय हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट के अबाउट ओवरटर्न कर रही है हमारे ये जो आउटर व्हील है, तो इसके अबाउट हम देखते हैं कितना मोमेंट एक्ट कर रहा है। अब मान लीजिए कि गाड़ी की कोई डायमेंशन है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है ये, ठीक। यहाँ पर ये जो दोनों टायर के बीच में विड्थ होती है b, ठीक है। और ये जो p फोर्स है ये आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सड़क से ऊंचाई है h, तो ये जो हमारा w फोर्स है वो b/2 पे एक्ट कर रहा है हमारा आउटर व्हील से, और हम इस पॉइंट b के अबाउट मोमेंट लेना चाहते हैं। तो पहला मोमेंट हमारे p के कारण आ रहा है, कितना आ रहा है p इंटू एच। ये क्या कर रहा है b के अबाउट ऐसे मोमेंट दे रहा है, ये हमारा ओवर टर्निंग मोमेंट हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। दूसरा जो हमारा फोर्स है ये है हमारा w। ये w कितना डिस्टेंस पर है b/2 डिस्टेंस पर है पॉइंट b से, तो w इंटू b/2 का मोमेंट ये किस डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है b पॉइंट के अबाउट। ये हमारा रिस्टोरिंग मोमेंट हो गया। अब एट द वर्ज ऑफ ओवर टर्निंग, यानी जस्ट जब ये ओवर टर्न कर रहा होगा तब ये आरबी फोर्स हमारा जीरो हो गया होगा, यानी ये कोई मोमेंट दे नहीं रहा, ठीक है। तो अब क्योंकि जस्ट एट द वर्ज ऑफ ओवर टर्निंग है, यानी गाड़ी ओवर टर्न नहीं कर रही है लेकिन होने वाली ओवर टर्न, तो उस पॉइंट पे क्या होगा कि सारे मोमेंट बराबर होंगे। अगर गाड़ी ओवर टर्न कर जाती तब हम मानते हैं कि P इंटू एच हावी हो गया, ये आगे निकल गया, ठीक है। जब तक गाड़ी स्टेबल है तब तक हम क्या कहेंगे कि P इंटू एच का मोमेंट जो है वो बैलेंस हो जा रहा है W इंटू v/2 के मोमेंट द्वारा। तो हम क्या करेंगे P इंटू एच बराबर W इंटू v/2 कर देंगे, क्योंकि गाड़ी स्टेबल है, ओवरटर्न नहीं कर रही है, एट द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग है। यहाँ से हमको P/W निकल गया, W नीचे ले आए हम, और ये हो गया हमारा b/2h के बराबर। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो b/2h के बराबर हो गया। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो को हमने ऊपर भी निकाला था v²/rg के बराबर, तो हमने इन दोनों को आपस में बराबर कर दिया। तो बात क्या हुई कि एट द इक्विलिब्रियम ओवरटर्निंग इज पॉसिबल व्हेन v²/rg इज इक्वल टू b/2h। मान लीजिए कि इस मौके पर गाड़ी ने अपनी स्पीड हल्की सी भी बढ़ाई होती, ये v हल्का सा भी बढ़ाया होता, तो P/W या एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया होता। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रहा है, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रहा है, ओवरटर्न कर रहा है, तो हमारी गाड़ी ओवरटर्न कर जाती। यानी इस समय हमारा वेलोसिटी v बहुत क्रिटिकल है, इससे ज़्यादा वेलोसिटी हम नहीं रख सकते। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी ओवरटर्न ना करे तो इसके लिए हमको अपने v²/rg को छोटा रखना पड़ेगा b/2h से, ठीक है।
क्योंकि हमारा b तो कांस्टेंट है, गाड़ी का जो डायमेंशन है b/2h ये तो कांस्टेंट है। रेडियस भी हमको पता है कि कांस्टेंट है, किसी रेडियस में चल रहा है, तो बस जो हमारा v है वही हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो v को हमको कम से कम इतना छोटा रखें कि v² b/2h से नीचे रहे, तब हम कहेंगे कि हमारी गाड़ी ओवरटर्न नहीं करेगी। अब दूसरा केस मान लीजिए कि गाड़ी और सड़क के बीच का फ्रिक्शन इतना कम है कि फोर्स क्या कर रहा है, गाड़ी को ट्रांसफर स्किड कर दे रहा है। ट्रांसफर स्किडिंग मतलब ये जो कुछ लोग मान लो धक्का दे रहे हैं तो गाड़ी ओवरटर्न नहीं हुई, गाड़ी फिसल करके आगे बढ़ गई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, हमने बचपन पढ़ा था कि जब कोई ब्लॉक होता है और उसमें हम कोई फोर्स लगाते हैं P, तो उस फोर्स के बराबर नीचे से एक फ्रिक्शन फोर्स ऐड करने लग जाता है, कैपिटल F फ्रिक्शन फोर्स। अब जैसे जैसे हम ये फोर्स बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा बढ़ता जाता है, ठीक है। और P फोर्स बढ़ा दिया, फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ गया। लेकिन इस फ्रिक्शन फोर्स की अपनी एक कैपेसिटी है। मान लीजिए शुरुआत में आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट कर जाएगा, 10 न्यूटन का, ताकि ब्लॉक स्टेबल रहे, मूव ना करे। आपने फोर्स बढ़ा करके 20 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 20 न्यूटन आ गया। जब आपने 30 न्यूटन अपना फोर्स किया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 30 न्यूटन आ गया। लेकिन अब इससे ज़्यादा 30 न्यूटन से ज़्यादा अब कैपेसिटी नहीं रहेगी फ्रिक्शन की। जैसे ही आप यहाँ पर अपना फोर्स बढ़ा करके 40 न्यूटन कर देते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स तो सिर्फ अपना 30 न्यूटन ही रहा, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। तो हमारा नेट फोर्स कितना ऐड करने लग जाएगा, 40 का फोर्स लगा रहे हैं, 30 केवल फ्रिक्शन की कैपेसिटी है और 10 न्यूटन का यानी नेट फोर्स ऐड कर रहा होगा ब्लॉक पे। और इस 10 न्यूटन के नेट फोर्स की वजह से ब्लॉक क्या करने लग गया, आगे मूव करने लग गया। सेम चीज़ हमारी गाड़ी में भी है। गाड़ी में अगर आपने वेलोसिटी अपनी कम रखी तो आपका P फोर्स थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप वेलोसिटी अपनी बढ़ाते जाएंगे ये P फोर्स आपका बढ़ता जाएगा। अब अगर आपने वेलोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि P फोर्स इतना ज़्यादा हो गया कि इसको रेजिस्ट करने के लिए हमारा ट्रांसवर्स फ्रिक्शन अब काम नहीं आ रहा, तो उस समय हमारी गाड़ी ट्रांसवर्सली फिसल जाएगी। अब मान लीजिए कि एट द वर्ज ऑफ स्किडिंग है। वर्ज ऑफ स्किडिंग जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, एट द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग था। एट द वर्ज ऑफ स्किडिंग मतलब कि एक हमारा जो हम मैक्सिमम P लग रहा है जिसके करस्पॉन्डिंग एक फ्रिक्शन फोर्स है, ये मैक्सिमम P से अगर हल्का से भी ज़्यादा आपने वेलोसिटी बढ़ाई और P को बढ़ाया, उस समय आपकी गाड़ी फिसल जाएगी। तो वो मैक्सिमम P किसके बराबर होगा फिर, F इंटू डब्ल्यू। ये म्यू इंटू डब्ल्यू के बराबर होता है। P मान लिया फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है एट द वर्ज ऑफ स्किडिंग, ये हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी का फ्रिक्शन फोर्स है FF, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता था, म्यू इंटू एन। फिजिक्स में पढ़ते थे म्यू इंटू एन। हाईवे में ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और n क्या होता था, रिएक्शन। रिएक्शन कितना है यहाँ पर, वेट ऑफ द व्हीकल। तो वेट ऑफ व्हीकल यहाँ पर क्या है, W। तो ये P फोर्स किसके बराबर हो गया, F इंटू डब्ल्यू के। और यहाँ पर देखिए F क्या है, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे है। यहाँ से हमको P/W यानी सेंट्रीफ्यूगल रेशियो निकल के आ गया F। अब P/W हमने आगे भी पढ़ा था, क्या होता था, v²/rg। ये किसके बराबर हो गया, स्मॉल f के बराबर। इस समय हल्की से भी आपने वेलोसिटी अपनी बढ़ा दी तो P आपका बढ़ जाएगा और गाड़ी आपकी फिसल जाएगी। इसका मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको हमको इस तरह इतना नीचे रखना है कि ना ही गाड़ी ओवरटर्न करे। यानी पहली कंडीशन क्या है कि फोर्स P को हमको इतना नीचे रखना है कि v²/rg, पहली चीज b/2h से छोटा रहे वरना ओवरटर्न कर जाएगी गाड़ी। और यही v²/rg फ्रिक्शन फोर्स F से भी छोटा रहे वरना गाड़ी फिसल जाएगी। तो ये दो कंडीशन होती हैं जब आपकी गाड़ी किसी कर्व पे चलती है। अगर आपने v बढ़ा दिया तो दो कंडीशन होगी, अगर F से ऊपर निकल गया तो गाड़ी फिसल जाएगी, और अगर b/2h से ऊपर निकल गया तो गाड़ी ओवरटर्न कर जाएगी। यही रीज़न है कि जब आप रेसिंग कार देखते हैं वो हमेशा थोड़ी सी पतली मतलब छोटी बनाई जाती है, उसका कुछ स्ट्रीमलाइन डायमेंशन कुछ इस तरह होता है। ये गाड़ी के पहिए इतना छोटा बनाने का क्या पर्पज़ है, गाड़ी इतना नीचे क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमको पता है कि जो रेसिंग के अपने ट्रैक सर्किट होते हैं वो कुछ ऐसे घुमावदार आते हैं जिसमें हमारी गाड़ियाँ चलने वाली हैं। अब इतने शार्प कर्व है, शार्प कर्व पे क्या होगा, v²/rg को देखें,
जितना शार्प कर्व होगा आर उतना छोटा होगा, आर जितना छोटा होगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी उतना ज्यादा बड़ा होगा। अगर हमने ये b अपॉन 2h में अपने h को कम कर दें तो इससे क्या होगा, ये वाला टर्म हमारा बड़ा हो जाएगा और तब हम अपने वी स्क्वायर अपॉन आर जी को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। वी स्क्वायर अपॉन आर जी को बड़े करने का मतलब क्या है, हम अपनी वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं कम से कम रेडियस वाले ट्रैक पर भी। इसी वजह से हमारी जितनी भी रेसिंग कार हैं वो हमेशा थोड़ी सी छोटी रहती हैं ताकि ये एच का कंपोनेंट है वो कम से कम रहे, ताकि पी इंटू एच का जो ओवर टर्निंग मूवमेंट आ रहा था वो ओवर टर्निंग मूवमेंट मिनिमम हो जाए और हमारी गाड़ी इतने शार्प रेडियस पे पलटे नहीं, ओवर टर्न ना करे। अच्छा, ये केस हो गया हमारा रेसिंग कार का। खैर, अब ये जितना भी एनालिसिस किया था हमने, ये किया था कि कोई सड़क है जिसमें आगे कर्व आ गया। जब इस तरह के कर्व आते हैं तो हमारे पास एक सोल्यूशन है। हम क्या कर सकते हैं कि अपनी जितनी भी सड़क है उसके आउटर एज को थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं। ये सोल्यूशन क्या करता है हमारा, जब हम अपने आउटर एज को ऊंचा कर देते हैं तो हमको एक सुपर एलिवेशन फोर्स एक्स्ट्रा मिल जाता है जो काउंटर कर रहा है किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी ही तो था जो हमारा कभी ओवरटर्न कर रहा था या कभी स्किड कर रहा था। और इसको काउंटर करने के लिए हमको एक सुपर एलिवेशन फोर्स मिल गया क्योंकि हमने अपने सड़क को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, इसके आउटर एज को थोड़ा उठा दिया। तो सुपर एलिवेशन क्या होता है, यही टिल्ट होता है। सुपर एलिवेशन और कैंट और बैंकिंग इज द ट्रांसफर स्लो प्रोवाइडेड एट हॉरिजॉन्टल कर्व to counteract the centrifugal force by raising the outer edge of the pavement with respect to inner edge throughout the length of the horizontal curve। अच्छा, यानी यहाँ पर एक सुपर एलिवेशन फोर्स एक्ट करने लग जाएगा अगर हमने आउटर एज को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब ये सुपर एलिवेशन फोर्स किस तरह से हेल्प करता है, इसके लिए समझने के लिए हम ये देखते हैं कि एक हमने गाड़ी बना रखी है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी एक व्हीकल है। अब क्योंकि ये व्हीकल जो है एक कर्व पे चल रहा है तो यहां पर एक फोर्स होगा P, ये वाला फोर्स। अब क्योंकि हमने इसके आउटर एज को थोड़ा सा उठा दिया है तो इससे क्या होगा कि हमारी गाड़ी भी थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी। अब ये जो हमारी ऊपर का जो सरफेस है ये है हमारा रोड पेमेंट। अब ये जो हमने जब रोड को टिल्ट किया तो ये हमारा पी की जगह पर एक पी कॉस थीटा का कंपोनेंट रोड के अलोंग एक्ट कर रहा है। अब ये हमारा हो गया एक्चुएटिंग फोर्स या डिस्टेबलाइजिंग फोर्स जो गाड़ी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा गलत बना है, ये पी कॉस थीटा कुछ इस तरह होना चाहिए, सिर्फ यहां तक ये होना चाहिए हमारा पी कॉस थीटा, और यहां से लेकर के यहां तक ये होना चाहिए हमारा पी साइन थीटा। जो यहाँ पर परपेंडिकुलर वर्टिकली दिखा दिया ये नहीं होता, ऐसे होता है हमारा पी साइन थीटा, ताकि ये 90 डिग्री बनाए और इसका रिजल्टेंट हमारा पी कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब भी हमने टिल्टिंग दी कर्व पे तो पी कॉस थीटा का कॉम्पोनेंट ऐड कर रहा है। अब आपको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, तो पी कॉस थीटा की वैल्यू पी से कम हो जाएगी। यानी अब जो एक्चुएटिंग फोर्स है वो हमारा P की जगह पर उससे छोटा P cos थीटा ऐड करने लग गया। चलो ठीक है, सुपर एलिवेशन करने से हमको एक फायदा ये मिल गया। और दूसरा फायदा क्या है, देखो हमारा ये W का वेट नीचे ऐड करता था पहले वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका भी एक कंपोनेंट करे। अगर हमने इसको रिजॉल्व कर दें इस फोर्स को, वेट को, तो एक ही हमारा नीचे ऐड करता है W cos थीटा और ये ऐड करता है हमारा W sin थीटा, ठीक है। ये जो इन्होंने नीचे बना रखा है, नीचे की जगह आप ऊपर बना दीजिए, समझने में ज़्यादा आसान होगा। ये हो गया हमारा डब्ल्यू साइन थीटा। अब देखो डब्ल्यू साइन थीटा काउंटर ऐड कर रहा है हमारे एक्चुएटिंग फोर्स पी कॉस थीटा को। यानी सुपर एलिवेशन करने से हमको दो फायदे हो गए, एक तो हमारा एक्चुएटिंग फोर्स कम हो गया और दूसरा वेट का कंपोनेंट काउंटर करने लग गया। अच्छा, जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स टायर पे नीचे की तरफ लग रहा है, ये भी हमारा काउंटर करने वाला फोर्स है, एफ ए और एफ बी, जैसे ऊपर कर रहे थे।
यहाँ पर क्या है, P क्या है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टल आउटवर्ड थ्रू आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, W क्या है वेट ऑफ द व्हीकल, F क्या है फ्रिक्शन फोर्स। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, बाय रिजॉल्विंग द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ पेवमेंट वी गेट P cos थीटा इज इक्वल टू W sin थीटा प्लस FA प्लस FB। यानी कि अगर हमारी गाड़ी कुछ ऐसे खड़ी है, खड़ी नहीं मतलब चल रही है, क्योंकि जब गाड़ी चलेगी तभी तो हमारा ये P का फोर्स एक्ट करेगा। गाड़ी अगर खड़ी होती तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता ही नहीं। यहाँ हमारी गाड़ी रनिंग है, ठीक है, और ये हमारा थीटा, यही होता है हमारा सुपर एलिवेशन। एक्चुएटिंग फोर्स क्या है हमारा P cos थीटा, और एक हमारा फोर्स है W sin थीटा जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है, स्टेबलाइजिंग फोर्स है। और P cos थीटा को और स्टेबलाइज करने के लिए हमारे दो फोर्स और एक्ट कर रहे हैं, ये दोनों फ्रिक्शन FA और FB। FA है फ्रिक्शन फोर्स, कितना हो जाता है F इंटू RA, और FB क्या है F इंटू RB। ये RA और RB कितना है नहीं पता, अभी अलग अलग तो हमको नहीं पता, पर हमको इतना पता है कि W cos थीटा ऐसे एक्ट कर रहा है, W cos थीटा, और यही जो W cos थीटा है यही इन दोनों टायर की मदद से सरफेस पे लग रहे हैं, यानी RA प्लस RB W cos थीटा के बराबर तो होगा। अच्छा एक और भी चीज है, ये जो हमारा P cos थीटा है इसके साथ P sin थीटा नीचे ये भी तो ऐड कर रहा है, और क्लियर बना देते हैं। ये था हमारा P cos थीटा और ये था हमारा नीचे के लिए P sin थीटा, तभी इनका रिजल्टेंट ऐसे हमारा P आ रहा था, ठीक है। यानी जो हमारा RA और RB है वो W cos थीटा प्लस P sin थीटा के बराबर होगा, क्योंकि दोनों फोर्स नीचे की ओर लग रहे हैं टायर के थ्रू, ये दोनों। अच्छा तो हमारा अगर हम सिग्मा Fx बराबर 0 करें, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन पे हम देख रहे हैं सारे फोर्सेस बराबर होने चाहिए, क्योंकि गाड़ी ट्रांसवर्स स्कीडिंग की तरफ मूव नहीं कर रही है। तब क्या होगा कि P cos थीटा को काउंटर करेगा अपना W sin थीटा और दोनों फ्रिक्शन फोर्स, W sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स में FRA प्लस FRB हो गया, F कॉमन ले लिया, अंदर आ गया सिर्फ RA प्लस RB, और RA प्लस RB क्या था रिएक्शन फोर्स W cos थीटा प्लस P sin थीटा। यहां से हमने क्या किया, अब दोनों तरफ P cos थीटा है, P cos थीटा बराबर W sin थीटा प्लस F W cos थीटा प्लस P sin थीटा, दोनों तरफ हम लोगों ने W cos थीटा से डिवाइड कर दिया। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर P अपॉन W लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारा होता था सेंट्रीफ्यूगल रेशियो P अपॉन W जो हमने ऊपर पढ़ा था, और इसी सेंट्रीफ्यूगल रेशियो को हम बाद में रख देंगे V स्क्वायर अपॉन RG, ठीक है। तो हमने इधर भी W cos थीटा से डिवाइड कर दिया, ये सब कर दिया, ये टर्म आ गया, ये टर्म आ गया, ये टर्म आ गया, W W कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा के बराबर आ गया, W cos थीटा कट गया, F आ गया, और ये हमारा कितना आ गया FP बाई W tan थीटा। फिर क्या हुआ, P बाई W का टर्म इधर भी है, P बाई W का टर्म इधर भी है, एक तरफ ले आए, P बाई W कॉमन ले लिया, फाइनली निकल के आया P बाई W इज इक्वल टू tan थीटा प्लस F अपॉन 1 माइनस F tan थीटा। और चूंकि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो को हम V स्क्वायर अपॉन RG भी लिखते हैं तो हमने इसके बराबर कर दिया। ये है हमारा मेन फंडामेंटल फॉर्मूला सुपर एलिवेशन का। ये जो tan थीटा है यही है हमारा सुपर एलिवेशन, E इज इक्वल टू tan थीटा, ये जो है ना थीटा, तो tan थीटा क्या होता है ये अपॉन ये, और यही हमारा हाईवे में होता है सुपर एलिवेशन। रेलवे पे सुपर एलिवेशन कुछ अलग था, क्या था डिफरेंस दोनों में, देखो रेलवे में क्या था हमारा, एक ये रेल लाइन थी और सुपर एलिवेशन देते समय हम दूसरी रेल लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर देते थे, तब इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम बोला करते थे ई बोलते थे, और ये हम कहते थे ये है हमारा सुपर एलिवेशन। लेकिन हाईवे पे क्या हो रहा है, हाईवे में हम आउटर एज को थोड़ा सा ऊंचा कर दे रहे हैं, लेकिन ये डिस्टेंस को हम सुपर एलिवेशन ई नहीं बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि
ये जो हमारा एंगल है tan थीटा, ये अपॉन ये, इसको हम बोल रहे हैं कि ये है हमारा सुपर एलिवेशन। तो इसको थोड़ा आप क्लियर रखिएगा कैसे डिफरेंट है ये हमारे रेलवे के सुपर एलिवेशन से। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आया, कुछ v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू tan थीटा प्लस एफ अपॉन 1 माइनस एफ tan थीटा। मैंने बताया कि tan थीटा ही आपका e के बराबर है, तो यही है हमारा e प्लस एफ अपॉन 1 माइनस e इंटू एफ। अब जो सड़कों में जो सुपर एलिवेशन देते हैं, यानी ये जो आउटर एज को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये इतना ज़्यादा नहीं रखते। ठीक है, इसको हम काफ़ी कम रखते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा टिल्ट दे देंगे तो चलने वाली गाड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, वो टेढ़ी होंगी, खड़ी गाड़ी पलट जाएगी अपने वेट के कारण। इसलिए जो टिल्टिंग होती है हम काफ़ी कम देते हैं। और ये जो थीटा होता है वो लगभग 4 डिग्री से भी कम होता है, ये इतना छोटा हम टिल्टिंग देते हैं। ये थीटा हमारा 4 डिग्री से कम रखते हैं, मैक्सिमम 4 डिग्री रखते हैं। तो जब थीटा हमारा 4 डिग्री के बराबर होता है तो देखो tan थीटा की वैल्यू बराबर tan 4 डिग्री हमारा 0.07 के बराबर आता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बाद में देखेंगे काम आता है। खैर, जब हमारा 4 डिग्री यानी थीटा इतना ज़्यादा कम है तो हम tan थीटा को sin थीटा के बराबर रख सकते हैं और हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब मान लो tan थीटा कितना है, बहुत कम, 0.07। अगर हम मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 4 डिग्री का भी दे दिए तो tan थीटा आ गया हमारा 0.07। एफ की वैल्यू होती है हमारी 0.15। अब 0.15 को 0.07 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी आ जाएगी। इसको हम क्या कर रहे हैं, 1 से घटा रहे हैं, यानी 1 में से हम 0.00 समथिंग कुछ घटा रहे हैं, तो एक तरह से हमारा 1 ही तो रह गया। तो हमने नीचे वाले पार्ट को पूरा उठा करके 1 के बराबर कर दिया। तो ये हमारा v स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर आ गया, ऊपर क्या था हमारा e प्लस एफ और नीचे है 1, तो v स्क्वायर अपॉन आर जी हमारे e प्लस एफ के बराबर आ गया। ये हमारा सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला। यहाँ पर जो e है वो हमारा सुपर एलिवेशन है और जो f है वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये जो f है वो 0.15 होता है। हमने बहुत पहले पढ़ा था कि ट्रांसवर्स फ्रिक्शन के लिए 0.15 हुआ करता था, लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन के लिए ये होता था हमारा 0.36 0.37 डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन स्पीड। यहाँ पर हम सिर्फ ट्रांसवर्स फ्रिक्शन की बात करते हैं, इसलिए f हमारा 0.15 के बराबर होता है। ये हमारी मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है। अच्छा, तो अगर हमको सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करना है तो हमको इस फॉर्मूले को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर हमको कोई सड़क बनानी है, अगर हमको पता है कि उसका रेडियस कितना है, ठीक है, और हमको पता है कि उस सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की डिज़ाइन स्पीड क्या है, तो हम बता देंगे कि सुपर एलिवेशन हमको कितना देना चाहिए उस कर्व पे। अब एक फैक्टर यहाँ पर और आ जाता है, वो है कि जब हम रोड डिज़ाइन करते हैं तो हम डिज़ाइन स्पीड को मान करके डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन स्पीड जो कि हमारी मैक्सिमम स्पीड हम मानते हैं जो गाड़ियाँ चल रही होंगी। जब मैक्सिमम स्पीड को मान करके अगर हम कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे तो कम धीमे चलने वाली गाड़ियाँ भी सेफ रहेंगी, क्योंकि डिज़ाइन स्पीड अगर मैक्सिमम वाले के लिए आपने काफ़ी चौड़ी सड़क बनाएंगे, काफ़ी चौड़े कर्व बनाएंगे, ठीक है, तो हमारे जो कम धीमे मतलब धीमे चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो सेफ रहेंगी। लेकिन जब हम सुपर एलिवेशन देते हैं, यानी जब हम टिल्टिंग देते हैं इस तरह की, तो हमको धीमे चलने वाली गाड़ियों पर भी ध्यान देना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P जो होता है वो होता है हमारा mv² r, और इस P को ही काउंटर करने के लिए हमने W cos थीटा की मदद ली थी। अगर ये जो P का फोर्स लग रहा है, यानी जो आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, गिराने की कोशिश जो कर रहा है लोड, वो बहुत ज़्यादा कम हुआ, तो क्या होगा कि जो W cos थीटा है वो गाड़ी को अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। एक तरह से हमारा W cos थीटा हमारा डिस्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह काम कर जाएगा अगर हमारा ये आउटवर्ड फोर्स P काफ़ी कम रहा। आउटवर्ड फोर्स P कम कब रहेगा, जब हमारी गाड़ी धीमे चलेगी। mv² r का v का टर्म जब धीमा होगा तो हमारा फोर्स गाड़ी पर लगने वाला बहुत कम हो जाएगा, और तब ये W cos थीटा गाड़ी को अंदर की तरफ ओवरटर्न करने की कोशिश करने लग जाएगा। इसलिए अगर हमने मैक्सिमम स्पीड की गाड़ी के लिए
इस तरह का टिल्ट देना शुरू कर दिया तो क्या होगा कि मैक्सिमम वाली गाड़ी तो ठीक रहेगी, लेकिन धीमे चलने वाली गाड़ी का डब्ल्यू कॉस थीटा का कंपोनेंट गाड़ी को अंदर की तरफ लुढ़काने की कोशिश करने लग जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम इस तरह का सुपर एलिवेशन डिजाइन करते हैं तो हम मैक्सिमम डिजाइन स्पीड को लेकर के नहीं डिजाइन करते, बल्कि उसको हम थोड़ा कम कर देते हैं और हम उसको 3/4 ऑफ मैक्सिमम डिजाइन स्पीड को कंसीडर करते हैं अपने सुपर एलिवेशन को डिजाइन करने के लिए, ताकि धीमे चलने वाली गाड़ियों को भी हम रिप्रेजेंट कर सकें। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए एक फिगर दिखाता हूं आपको। ये देखिए यहाँ पर सड़क आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा टिल्टेड सड़क है, सुपर एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा दिया होगा। सुपर एलिवेशन ज़्यादा दिया होगा क्योंकि गाड़ियाँ बहुत तेज़ चल रही हैं, तो तेज़ चलने वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही हरी वाली गाड़ी अगर बहुत धीमे चल रही थी तो उसमें बैठे हुए ड्राइवर को कितना डर लग रहा होता कि हमारी गाड़ी तो कहीं अंदर की तरफ पलट ना जाए। और अगर ये सुपर एलिवेशन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा डिज़ाइन स्पीड गाड़ी के लिए सुपर एलिवेशन दे दिया तो हमको बहुत ज़्यादा टिल्टिंग देनी पड़ेगी। और अगर गाड़ी ये रुक गई, सपोज गाड़ी खड़ी हो गई, किसी वजह से खराब हो गई, तो फ्रिक्शन की वजह से भी अगर इतना फ्रिक्शन नहीं हो तो गाड़ी फिसल के अंदर की तरफ आ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि सुपर एलिवेशन बहुत ज़्यादा नहीं देते और हम अपनी डिज़ाइन स्पीड को थोड़ा कम कर देते हैं। जैसे ही डिज़ाइन स्पीड हमारी कम हो जाएगी तो सुपर एलिवेशन हमको थोड़ा कम देना पड़ जाएगा। तो जो हमारे कोड ने कहा है कि जब भी आप सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करो तो आप क्या करो कि डिज़ाइन स्पीड को 0.75 टाइम्स कर दो, थोड़ा छोटा कर दो। तो सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करने का गाइडलाइन क्या दे रखा है, पढ़ते हैं इसको। व्हाइल डिजाइनिंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ रोड्स लाइक सुपर एलिवेशन, वी डिजाइन इट फॉर ए पर्टिकुलर व्हीकल कॉल्ड डिजाइन व्हीकल विच हैज सम स्टैंडर्ड वेट एंड डायमेंशन, बट इन एक्चुअल केस द रोड हैज टू कैटर मिक्स्ड ट्रैफिक। मिक्स ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारी प्लेन टेरेन है, प्लेन टेरेन पे हमने कहा था कि डिजाइन स्पीड 100 kmph रखो हाई। लेकिन मिक्स ट्रैफिक का मतलब क्या है कि हमेशा 100 kmph की गाड़ी नहीं चलेंगी, वहां पर कोई गाड़ी ऐसी होगी जो 80 की स्पीड से चलती होगी, कोई 60 की स्पीड से चल रही होगी, कोई ऑटो भी होगा जो 40 की स्पीड से चल रहा होगा। तो हमको इन लोगों के लिए भी ध्यान देना है, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड ट्रैफिक। तो IRC ने सजेस्ट किया है कि सबसे पहले जब आप ये सुपर एलिवेशन ई करो, डिज़ाइन करो, तो इस ई को 75% ऑफ डिज़ाइन स्पीड को मान करके डिज़ाइन करो, और साथ ही साथ ये जो फ्रिक्शन फोर्स है F, इसको निगलेक्ट करो। और तब देखो हमकी रिक्वायरमेंट कितनी हो रही है सुपर एलिवेशन की। तो क्या हो रहा है कि E1 हमारा, जो कि हमारा फॉर्मूला हमको पता था, क्या था फॉर्मूला था, E + F = V²/RG। ये हमारा थ्योरेटिकल फॉर्मूला निकल के आया था। कोड ने कहा कि इस V को अब 0.75 टाइम्स V कर दो और ये F को निगलेक्ट कर दो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि E जो हमारा हो गया वो हो गया 0.75 टाइम्स ऑफ V का होल स्क्वायर अपॉन RG। ठीक है, देखो हम F को निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्या है कि ये जो F की वैल्यू है वो है हमारे 0.15। ठीक है, और जो सुपर एलिवेशन देते हैं, मैंने बताया था कि जो सुपर एलिवेशन है वो सिर्फ 4 डिग्री मैक्सिमम दे सकते हैं, यानी सिर्फ 0.07 दे सकते हैं। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है ये E + F में F की वैल्यू 0.15 है और ये E की वैल्यू 0.07 है। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो दोगुने से ज़्यादा काउंटर कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो को। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इतना कम हो कि बिना E दिए सिर्फ 0.15 पलबूते हमारी गाड़ी कर्व को पास कर सकती है। लेकिन अगर कोई कर्व में ऐसा हो कि सुपर एलिवेशन ना दिखे, तो क्या है कि जो गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर हैं उनको थोड़ा पता है कि हमारा फ्रिक्शन 0.15 है। उनको लगेगा कि अगर गाड़ी में हम बहुत तेज स्पीड से चले तो हमारी गाड़ी फिसल जाएगी। तो इसलिए उनकी एक साइकोलॉजी ये है कि अगर सुपर एलिवेशन किसी कर्व पे हम नहीं देते तो गाड़ियां धीमे कर लेती हैं अपने आप को। तो कर्व पे क्या हो जाएगा कि ट्रैफिक थोड़ा जाम होना शुरू हो जाएगा, सभी गाड़ियां अपनी स्पीड धीमे कर देंगी, क्योंकि उन्हें थोड़ा पता है कि 0.15 का फ्रिक्शन ही उनके फोर्स को काउंटर कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि कर्व पे हम सुपर एलिवेशन दें ही, ताकि गाड़ियों को भी कॉन्फिडेंस है कि हम अपनी स्पीड को कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुपर एलिवेशन दे रखा हुआ है। तो इसलिए कोड ने सबसे पहले कहा कि आप सुपर एलिवेशन तो डिज़ाइन करना ही करना है,
कभी भी कर्व आए आपको ई देना ही देना है, भले आपका फ्रिक्शन 0.15 को बहुत ज़्यादा काउंटर कर रहा है, उसके बावजूद आप सुपर एलिवेशन दीजिए। और कितना दीजिए, 0.75 टाइम्स ऑफ वी का होल स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर। अब यहाँ से सुपर एलिवेशन की हमारे कुछ वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन स्पीड तो हमको पता है कि कितनी स्पीड की गाड़ियाँ चलने वाली हैं। रेडियस कितना है सड़क का हमको वो भी पता है, मान लिया हमने डिसाइड कर रखा है कि कितने रेडियस है उस जगह पर, पहाड़ है या कहीं पर कर्व बना हुआ है पहले से। तो सुपर एलिवेशन ई की वैल्यू कुछ निकल के आएगी 0.03 या 0.04 या 0.05। तो ये सब सुपर एलिवेशन हम वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर ये 0.07 या उससे ज़्यादा आ गया सुपर एलिवेशन ई की वैल्यू, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे देखो हम इससे ज़्यादा सुपर एलिवेशन तो दे नहीं सकते, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला निकाला था E प्लस एफ बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये वाला, ये तो हमने मान के निकाला था कि थीटा अपना 4 डिग्री के बराबर है या उससे कम है। यानी हमने पहले ही मान लिया था कि E जो है वो 0.07 से कम है, तब तो हम ये वाला फॉर्मूला डिराइव किए। अगर 0.07 से ज़्यादा सुपर एलिवेशन ई आ गया तब तो मतलब ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारा 0.07 से ज़्यादा हो जाता है ई, तब हम क्या करते हैं कि अब हम फ्रिक्शन की मदद लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन तो था ही। तब हम करेंगे कि ई को E1 मान लेंगे, और वो हो जाता है हमारा 0.75 वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अगर 0.07 से ज़्यादा हो गया तो हम सीधे स्टेप 3 में चले जाते हैं। स्टेप 3 क्या कहता है, अब आप फ्रिक्शन की मदद लो। फ्रिक्शन क्या है हमारा, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो सुपर एलिवेशन में आपकी लिमिट है, आप 0.07 से ज़्यादा सुपर एलिवेशन दे ही नहीं सकते, ठीक है, मैक्सिमम कंडीशन में यही है। फिर हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि क्या हमारा F इतना सफिशिएंट है कि इस डिज़ाइन स्पीड से चलने वाली गाड़ी को रोक पाए। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में हमने 0.75 टाइम्स ऑफ वी नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम मान रहे हैं कि सुपर एलिवेशन अपने मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच गया 0.07। अब हम डिज़ाइन करते समय हम ये देखेंगे कि क्या मैक्सिमम चलने वाली गाड़ी उसको हमारा एफ रोक पा रहा है कि नहीं रोक पा रहा है। अगर वहाँ पर 0.75 टाइम्स ऑफ वी रख दिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कि 0.75 टाइम्स ऑफ 100 यानी 75 के एमपीएच के हिसाब से हमने यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। बट वहाँ पर डिज़ाइन स्पीड तो 100 है, तो हमको ये इंश्योर करना है कि 100 के एमपीएच की गाड़ी भी उस कर्व से पास कर जाए, जबकि हम 0.07 का सुपर एलिवेशन दे दें। उस समय जो फ्रिक्शन हो वो इतना सफिशिएंट हो कि 100 के एमपीएच की गाड़ी भी पास कर जाए। इसलिए हम यहाँ पर वी स्क्वायर रखेंगे, तब हम यहाँ पर डिज़ाइन स्पीड रखेंगे और यहाँ से हम एफ निकालेंगे। अगर एफ की वैल्यू हमारी 0.1 आई या 0.2 आई तो हम कहेंगे ठीक है, बहुत बढ़िया, 0.07 का सुपर एलिवेशन दो और रोड अपना बना दो। लेकिन अगर यही एफ की वैल्यू 0.2 नहीं, यहाँ पर सॉरी 0.12 लिख रहा था मैं, यही सुपर एलिवेशन की वैल्यू का 0.17 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 0.07 का सुपर एलिवेशन दें और 100 के एमपीएच की अपनी डिज़ाइन स्पीड से गाड़ी को भगा दें, तो कम से कम हमको 0.17 का फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस चाहिए। बट हमको पता है कि ट्रांसवर्स कंडीशन में सिर्फ 0.15 का ही फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हमको मिल पाता है। इसका मतलब कि 100 के एमपीएच की गाड़ी वहाँ से नहीं चल पाएगी और हमारा डिज़ाइन अनसेफ हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि वहाँ पर एक बोर्ड लगाएंगे और कह देंगे कि यहाँ पर स्पीड लिमिट है। यहाँ पर स्पीड लिमिट लिख देंगे, कुछ कितना 80 लिख देंगे या 70 लिखेंगे या 75 लिखेंगे। ये कैसे डिसाइड करेंगे, डिसाइड करेंगे कि भैया हमारा फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 0.15 है, इसके करस्पॉन्डिंग डिज़ाइन स्पीड कितनी होनी चाहिए। जितनी डिज़ाइन स्पीड निकल के आएगी उस कर्व पे हम उतने बड़ा बोर्ड लगा देंगे कि 80 किलोमीटर पीएच यहाँ पर डिज़ाइन स्पीड मैक्सिमम अलाउबल स्पीड है। ठीक है, समझ गए कि क्या खेल हो रहा है। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। बात यह है कि डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन जो कोड ने कहा है
उसने कहा सबसे पहले आप सुपर एलिवेशन ई निकालो, क्योंकि ये तो देना कंपलसरी है हर कर्व पे, और वो निकालो तुम 0.75 टाइम्स ऑफ डिज़ाइन स्पीड का होल स्क्वायर अपॉन आर जी से। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि सपोज अगर प्लेन टेरेन है तो प्लेन टेरेन में हमें ऊपर पढ़ा था कि डिज़ाइन स्पीड 100 kmph होती है और मिनिमम 80 kmph होती है। तो हम मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन के लिए सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करते हैं, तो हमने 0.75 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर कर दिया। यहाँ से अगर सुपर एलिवेशन की वैल्यू हमको 0.03 या 0.04 निकल के आ रही है, तो हम कहेंगे कि इतना बड़ा सुपर एलिवेशन दे दो tan थीटा। कितना है कि tan थीटा अपना हो जाए 0.03। ठीक है, हमको विड्थ ऑफ पेमेंट तो पता ही है कितनी है, या तो 3.75 होती है या 7 होती है, तो उससे करस्पॉन्डिंग हमको ये कितना आउटर एज को उठाना है ये हमको पता चल जाएगा, क्योंकि tan थीटा हमारा 0.03 के बराबर है। लेकिन जैसे ही हमारा ई की वैल्यू निकल के 0.07 आ गई इस डिज़ाइन स्पीड 100 kmph के लिए, तो हम कहेंगे कि 0.07 या 0.08 या 0.09 कुछ भी आ गई, तो हम कहेंगे कि देखो सिर्फ हम tan थीटा 0.07 दे सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग आप आउटर एज उठा देंगे कुछ ऐसा करके, ये हमारा थीटा। आप बोलेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू 0.07, विड्थ ऑफ पेमेंट जितना भी है तो आउटर एज इतना उठा देना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमारा 0.08 आया तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ 0.07 ही दे सकते हैं, और ये टर्म मांग रहा है कि कम से कम 0.08 का सुपर एलिवेशन मुझे चाहिए, लेकिन हमारे पास फ्रिक्शन भी तो है। तो अब हम फ्रिक्शन की मदद लेते हैं, तो हम क्या करेंगे कि E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और तब हम यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी v लेने लेंगे। ठीक है, ताकि जो f की वैल्यू निकल के आए वो मैक्सिमम कितनी हो वो निकल के आ जाए। f इज इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी माइनस ई, ये है हमारा 0.07। अगर ये 0.75 भी कर देते तो f की वैल्यू थोड़ी कम निकल के आती, लेकिन हमने यहाँ पर मैक्सिमम डिज़ाइन स्पीड रखा है, तो हमको यहाँ से पता चलेगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है हमको फ्रिक्शन फोर्स f की मैक्सिमम। अब अगर ये मैक्सिमम हमको अगर ये रिक्वायरमेंट यहाँ से हमको निकालने पर आ गया ये 0.12 0.13, तब तो ठीक है, हम कह देंगे कि 0.07 का सुपर एलिवेशन दो, और 0.15 तो फ्रिक्शन हमको मिल ही जाता है, 0.13 हमको चाहिए, तो गाड़ी सेफ रहेगी, डिज़ाइन स्पीड से चला दो 100 kmph से। लेकिन जैसे ही हमारा 0.18 निकल के आया, तब हम कहेंगे कि देखो 0.07 का सुपर एलिवेशन दो, लेकिन क्योंकि हमारे पास सिर्फ 0.15 की कैपेसिटी का फ्रिक्शन है, तो निकालो कि कितनी स्पीड की गाड़ी ही यहाँ से ट्रेवल कर पाएगी। तब हम क्या करेंगे, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी में E की वैल्यू रखेंगे हम 0.07 प्लस f की वैल्यू रखेंगे हम 0.15 जो कि मैक्सिमम होती है, उसके करस्पॉन्डिंग हमको मैक्सिमम डिज़ाइन स्पीड निकल के आएगी या मैक्सिमम अलाउेबल स्पीड निकल के आएगी। इसको हम VA से डिनोट कर देंगे। यहाँ से जो VA निकल के आएगा, सपोज ये हमारा 80 kmph या 75 kmph जो भी निकल की स्पीड आएगी, उस कर्व से पहले, ये कर्व होने से पहले हम यहाँ पर कहीं बोर्ड लगा देंगे, लिख देंगे स्पीड लिमिट इज 75 kmph। ठीक है, इस तरह हम सुपर एलिवेशन को डिज़ाइन करते हैं। हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अभी न्यूमेरिकल भी करना होगा इन सब चीज़ों का। अच्छा, अब हम कुछ मैक्सिमम सुपर एलिवेशन देते हैं और कुछ मिनिमम देते हैं। देखो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन में बताया था कि प्लेन कंडीशन में 7% होता है, ठीक है, और रोलिंग टेरेन के लिए भी इतना है, लेकिन हिली टेरेन के लिए इसको हम 10% तक लेते हैं, क्योंकि हिल्स में क्या है, हिल्स में काफ़ी ज़्यादा कर्व इस तरह के शार्प करवाते हैं। अगर हम वहाँ पर इतना ज़्यादा शार्प कर्व का मतलब रेडियस हमारा बहुत कम है, तो रेडियस कम है यानी हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इतना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे कि टिल्टिंग थोड़ा हम ज़्यादा दे देते हैं, ताकि हमको ये जो W का कंपोनेंट है वो ज़्यादा मिले, क्योंकि हमको पता है कि हिल्स में बहुत ज़्यादा घुमावदार सड़कें हैं, रेडियस बहुत कम होने वाली है, तो हम वहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा सुपर एलिवेशन दे सकते हैं। तो इसलिए हमने वहाँ पर लिमिट रखी है 10%। अब क्योंकि लिमिट में 10% रख दी है, तो हमको जब सुपर एलिवेशन निकालेंगे तो एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है ना हमारा वो लगाना पड़ेगा।
अब हम कुछ निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमको यहाँ पर ई प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई इंटू एफ, ये जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है उससे हमको निकालना पड़ेगा। सॉरी, ये हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर होता है। पहले तो हमने प्लेन टेरेन के लिए इसको निगलेक्ट कर दिया था तो चल गया था काम, लेकिन अब को जब भी हिली टेरेन होगा तो हमको पूरा एक्चुअल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जो हमारा मिनिमम सुपर एलिवेशन है वो हम 2 से 4% रखते हैं ड्रेनेज पर्पज के लिए, क्योंकि हमको जब भी सुपर एलिवेशन देना है, जैसे ये फिगर देख रहे हैं हम नीचे, ये जो सुपर एलिवेशन है ड्रेनेज कंडीशन भी हो सके, इसलिए हम मिनिमम सुपर एलिवेशन तो अपना 4% रखते ही रखते हैं, 2 से 4%, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन कैसे करते हैं, चलिए हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।